हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बीएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से डिप्लोमा लेवल का एक एग्जाम होता है, हर साल भर्ती आती है इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। तो आज की इस क्लास में जो बीएसएफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर है 6/8/2023 को प्रश्न ये पेपर आयोजित करवाया गया था, उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। वैसे देखें तो बहुत ढूंढने के बाद में ये पेपर मिला है, क्योंकि 2023 में ही इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम करवाए थे। पहली बार 2023 में ये पेपर निकल के आया, उससे पहले ये ओएमआर शीट पे ऑफलाइन पेपर करवाते थे, कभी भी किसी को पेपर नहीं दिया गया है ना। तो इस पेपर का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। और पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका पेपर पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे दो पेपर होते हैं। वैसे मैंने अलग से कई वीडियो दिए, इस पर दो पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 100 नंबर के 100 प्रश्न रहते हैं। दूसरा जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, 12% पेपर के अंदर दिए जाते हैं, उनमें से कोई 10 प्रश्न आपको अटेंड करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का सेकेंड पेपर होता है। उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, एक छोटा सा आपका स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। इन सभी स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद में ये जो टोटल 200 नंबर होते हैं, इनमें से आपकी मेरिट बनाई जाती है। जो बच्चा मेरिट में आते हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। हाँ, मेडिकल में थोड़ी बहुत जिनको प्रॉब्लम होती है तो री मेडिकल भी वो बच्चे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा जानकारी पे मैंने खुद का अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रखा है, चैनल पे देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में कई सारे वीडियो इस पर दिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेपर है अपन 2023 वाला, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। 25% रीजनिंग के हैं, 25% इंडिया जीके के हैं, जिसमें 6-7% करंट जीके के मिलेंगे आपको, और जो 50% है वो टेक्निकल के हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन टेक्निकल के जो पूरे 50% है उनको अटेंड करने वाले हैं। साथ ही में आपको बता दूं कि पेपर लंबा है, थोड़ा सा 50% है, तो जहाँ पे व्याख्या करने की जरूरत है उनकी मैं व्याख्या करूंगा। डायरेक्ट याद रखने वाले प्रश्न है, डायरेक्ट मैं उनके आंसर पे टिक करके बता दूंगा। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर है कि पेपर बड़ी मुश्किल सिमिलर यही हिंदी लैंग्वेज वाला पेपर मिला है। तो टेक्निकल के कई पर्सन ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन भी सही नहीं है, तो 2-4 प्रश्न ऐसे भी है, उनको अपने को स्किप भी करना पड़ेगा, है ना। चलिए, पेपर की तैयारी अच्छी से करिए। डिप्लोमा कर रखा है तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए और तैयारी भी करनी चाहिए, ठीक है। पहला जो प्रश्न है इसको मैं स्किप ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे अनिच्छा का व्युत्क्रम क्या है, और यह उस आसानी का माप है जिसके साथ प्रभव सामग्री से गुजर सकता है। अब अनिच्छा कोई भी इंग्लिश का टेक्निकल वर्ड नहीं है जिसका हिंदी में अनिच्छा हो, उसके बाद में धैर्य लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। आपको समझ आए तो आप इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। पर निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कूलिंग के लिए मुक्त तेल परिसंचरण की सुविधा के लिए कॉइल्स को आमतौर पर इंसुलेटिंग कुंजी सेक्टर के माध्यम से अलग रखा जाता है? इस प्रकार की कौन सी वाइंडिंग जिसमें कूलिंग के लिए तेल है उसका सर्कुलेशन हो सके, दोनों वाइंडिंग के बीच में गैप रखा जाता है, तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग होती है। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में कॉइल्स होती है, वो इस हिसाब से सर्कुलर यानी कि गोल गोल कॉइल्स बनाई जाती है, और दो सेट के बीच में यहाँ पे जगह रखी जाती है ताकि कोयल दो सेट के बीच में जो तेल है ना उसका सर्कुलेशन हो सके, और ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा ठंडा रहे तो ये बीच में गैप रखा जाता है, ठीक है। और कुछ इस हिसाब से इनका कनेक्शन रहता है, ठीक है। ये होती है आपकी क्रॉस ओवर वाइंडिंग, जो कि बड़े ट्रांसफॉर्मर के लो वोल्टेज साइड में इस प्रकार की अपन वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। 20 एम्पियर की करंट तक के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उस उपकरण की पहचान करें जिसका उपयोग केवल डीसी मापन के लिए किया जाता है। केवल एक ही उपकरण है, वो कौन सा है? स्थायी चुंबक प्रकार के गतिमान कुंडली यंत्र, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, जो कि केवल और केवल डीसी पे काम करते हैं। आकर्षण प्रकार के गतिशील लोहे उपकरण की बात हो, चाहे प्रतिकर्षण प्रकार के लोहे उपकरण की बात हो, चाहे डायनमोमीटर प्रकार के उपकरण की बात हो, ये सारे के सारे एसी पे काम करते हैं, जबकि ये केवल डीसी पे काम करता है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए, डायोड में सही प्रतिरोध स्तर कौन सा है? सही प्रतिरोध स्तर के बारे में पूछा है डायोड में। वैसे प्रश्न थोड़ा सा डीपली है। राइट आंसर इसका गतिशील है, यानी कि छोटा एसी सिग्नल है। डायोड में प्रतिरोध के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, है ना। वैसे अगर अपन एसी के अंदर देखिए 2 प्रकार से अपन इसका संयोजन करते हैं, एक तो फॉरवर्ड बाइस में होता है, एक रिवर्स बाइस में होता है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर भी जो इनका रेजिस्टेंस होता है उसको 2 नाम दिए जाते हैं। जब एसी से अपन कनेक्ट करते हैं और उसका जो रेजिस्टेंस ये डायोड अपने को प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है गतिशील रेजिस्टेंस, जो कि छोटा रेजिस्टेंस एक प्रोवाइड किया जाता है इसकी तरफ से, और उसके बाद में इसकी तरफ से डीसी का जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर उसको स्थैतिक
रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये रिवर्स रेजिस्टेंस होता है जो कि रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फेरी मैग्नेटिक पदार्थ है? तो फेरी मैग्नेटिक पदार्थ कौन सा होता है? एक फेरी मैग्नेटिक होता है, दूसरा आपका फेरो मैग्नेटिक होता है। फेरी मैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से बिल्कुल कम आकर्षित होते हैं, यानी कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उनको क्या बोला जाता है? फेरी मैग्नेटिक। और फेरो मैग्नेटिक वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे कि आयरन। तो फेरी मैग्नेटिक पदार्थों के एग्जाम्पल के बारे में पूछा तो निकिल हो गया, जस्ता हो गया, है ना, उसके बाद में आपका मैग्नीशियम हो गया, है ना, जिंक है, और है ना, और कौन सा है, इस प्रकार के कई सारे मटेरियल जो कि फेरी मैग्नेटिक पदार्थों के अंदर इसकी गिनती की जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर? तो सिंक्रोनस मोटर का फायदा क्या ये पूछा गया। तो सिंक्रोनस मोटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वेराइज इनवर्सली लीनियरली विद द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के साथ में सिंक्रोनस मोटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है ना, वो लीनियरली वेराइज होते हैं, यानी कि इस प्रकार से दोनों के अंदर चेंज होगा लीनियरली, है ना, लीनियर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के प्रकारों में से एक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के प्रकारों की अगर अपन बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका अट्रैक्टेड डिस्क टाइप, अट्रैक्टेड डिस्क टाइप। दूसरा आपका होता है क्वाड्रेंट प्रकार का, क्वाड्रेंट टाइप। और चौथा होता है, तीसरा होता है आपका मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर टाइप का। तो क्वाड्रेंट प्रकार का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के, इनमें से प्रकार है, क्वाड्रेंट प्रकार का होता है। और इनकी संरचना की अगर अपन बात करें तो देखिए, 2 इसके अंदर प्लेटें होती है, एक प्लेट होती है मूवेबल, ये वाली, ठीक है, मूवेबल प्लेट होगी जो कि पॉजिटिव से जुड़ी रहेगी। 2 प्लेटें, एक ही प्लेट के 2 जो सिरे होंगे, यानी कि 2 भागों के अंदर एक ही प्लेट को डिवाइड करके रखेंगे, है ना, और ये होगी स्थायी प्लेट होगी, स्थायी प्लेट होगी। ये जो अपनी मूवेबल प्लेट है इसके साथ में यानी कि अपना पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये मूवेबल प्लेट है ना, ये ऊपर और नीचे मूव करेगी, उसके अकॉर्डिंग इसका जो पॉइंटर है वो काम करेगा, अपने को वोल्टेज दर्शाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 2 लगातार स्पोर्ट के बीच ओवरहेड लाइन के भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि 2 जो खंभे होंगे उनके बीच में ओवरहेड लाइन का जो भाग होगा उसको स्पेन यानी कि विस्तार बोला जाता है। जनरली 11 केवी के अंदर सीमेंट वाले जो पोल होते हैं ना, उनके बीच में 80 मीटर की दूरी होती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हुए सबसे सरल ट्रांजिस्टर डीसी पूर्वाग्रह विन्यास कौन सा है? थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे को इसकी समझ में आई नहीं है, क्योंकि अपन ट्रांजिस्टर के विन्यास की अगर अपन बात करें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉमन एमीटर होता है, कॉमन कलेक्टर भी होता है। हिंदी भी अगर इनकी अपन बनाए तो कॉमन बेस की अपना कॉमन आधार हो जाएगा, यानी कि उत्सर्ग आपका मतलब उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा, और कॉमन एमीटर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास हो जाएगा, और कॉमन कलेक्टर का हो जाएगा यानी कि उभयनिष्ठ संग्राहक। लेकिन ये थोड़ा सा जम नहीं रहा, लेकिन इसका राइट आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, है ना। पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊपर ऑप्शन रहेगा, हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आदर्श आश्रित स्रोत का यानी कि आइडियल डिपेंडेंट सोर्स का उस स्थान पर वोल्टेज वेरिएबल या वर्तमान का मतलब है करंट, ठीक है, इन्होंने अलग से मतलब ले लिया इसका। वेरिएबल को महसूस करता है जहां यह टर्मिनल जोड़ी सर्किट में जुड़ी हुई है, यानी कि डिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं ना उनमें, जैसे कि मान लीजिए कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो वो जो करंट प्रोवाइड करेगा ना करंट सोर्स, वो डिपेंड करेगी, उसको इनपुट में एक करंट मिलेगी उस पर, तो वो उसको कहाँ पे महसूस करेगा? तो पहला जहाँ पे जोड़ होगा ना, यह टर्मिनल जोड़ी सर्किट में जुड़ी हुई होती, तो पहला टर्मिनल जो जोड़ होगा दोनों का, वहां पे उस वेरिएबल यानी कि जो परिवर्तन होगा उसको ज्यादा महसूस किया जाएगा। आगे एक प्रश्न और है, वहां पे मैं और समझाऊंगा इसको आपको। देखिए 11 नंबर है, डिमांड मीटर एक उदाहरण है, यानी कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण? 3 प्रकार के अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो होता है इंडिकेटिंग प्रकार का यानी कि सूचक, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग प्रकार का, तीसरा होता है एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड।
सूचक प्रकार के यंत्र वो होते हैं जो केवल और केवल अपने को उसी क्षण इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दर्शाता है। जैसे कि 60 एम्पियर, तो अपने अभी 60 एम्पियर चल रहा है तो एमीटर अपने को ये दर्शाएगा 60 एम्पियर है। थोड़ी देर बाद में अपन देखेंगे तो पहले क्या था वो नहीं दर्शाएगा। रिकॉर्डिंग प्रकार के ये होती है कि ये कंटिन्यू रिकॉर्ड करते जाते हैं ग्राफ पेपर पे, से समझिए। अपन चेक कर सकते हैं बाद में कि 11 बजे कितना लोड था, 10 बजे कितना लोड था, वो सब चीज़ें होगी रिकॉर्डिंग में। इंटीग्रेटेड वो होते हैं जो कि सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक टाइम पीरियड की अपने को एनर्जी की मात्रा बता देता है। जैसे कि घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर लगे रहते हैं, पिछले पूरे महीने की कितनी यूनिट आई है वो अपने को बता देता है। तो वो आपका एकीकृत यंत्र के अंदर रहेगा। डिमांड मीटर भी इसी प्रकार का एक यंत्र है। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, वितरित एसी वाइंडिंग्स के एक उदाहरण की पहचान करें। डिस्ट्रीब्यूटेड एसी वाइंडिंग होती है ना, वो 3 फेज मोटरों के अंदर काम में लेते हैं। तो इंडक्शन मशीनों के स्टेटर और रोटर पर भी अपन इसी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, सिंक्रोनस मोटर की विशेषता क्या है। सिंक्रोनस मोटर की विशेषता यह है कि इसके अंदर फॉल्ट अपने को इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि इसका जो रोटर होता है वैसे उसको अपने को डीसी से एक्साइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वाइंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल स्टेटर वाइंडिंग होती है। तो सिंक्रोनस मोटर को अपन अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर भी अपन बोलते हैं, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन की इसको जरूरत होती नहीं है। सिंगल फेज एसी सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस मोटर और रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रमेय का उपयोग विभिन्न वोल्टा स्रोतों के साथ सीरीज या समांतर शाखाओं वाले सर्किट का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ये है आपकी मिलमैन थ्योरम। ठीक है, मिलमैन थ्योरम होती है। मिलमैन थ्योरम एक्चुअल में अपने को यह बताती है कि कई सारे सोर्स से कई सारी ब्रांचें जुड़ी हुई है और अपने को यह देखना है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस में वोल्टेज का मान कितना है, वो अगर अपने को देखना। तो मिलमैन थ्योरम यह बोलती है कि प्रत्येक ब्रांच में जो करंट का मान है उसको उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऊपर जोड़ दो और नीचे कितनी ब्रांच है उनका भाग दे दो, तो अपने को इंडिविजुअल ब्रांच का वोल्टेज मिल जाएगा। तो यह है आपकी मिलमैन प्रमेय, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, डीसी मशीनों में आर्मेचर के चारों ओर सीधे जुड़े हुए 2 कार्मिक कंडक्टरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो यह आपका होगा घुमावदार पिच। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में लाइन की वितरित कैपेसिटेंस को गणना के उद्देश्य से कंडेंसर के रूप में विभाजित और एकत्रित किया जाता है। अपनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसमें कैपेसिटेंस को अपन एक लंप्ड मानते हैं। लंप्ड का मतलब है कि एक जगह एकत्रित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मध्यम ट्रांसमिशन लाइन है। आपकी और जानकारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो लघु ट्रांसमिशन लाइनें होती है, इनकी लेंथ होती है 0 से लेकर के 80 किलोमीटर। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइनें जो होती है इनकी लंबाई होती है 80 किमी से लेकर के आपकी 200 किलोमीटर तक, और लॉन्ग ट्रांसमिशन जो लाइनें होती है ना इनकी लंबाई होती है 200 से अबाउट 200। ठीक है, 200 किलोमीटर से अधिक। और इसमें साथ में आपको जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो भी ध्यान में रखनी होती है, 0 से लेकर के 20 किलो वोल्ट। ठीक है, वहाँ तक लघु ट्रांसमिशन लाइनें काम आएगी। उसके बाद में 20 से लेकर के 100 केवी तक अपनी मीडियम आएगी, और 100 केवी से ऊपर की जो लाइनें होंगी वो अपनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनें आएगी। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर सी को अपन क्या मानेंगे, लंप्ड है, लंप्ड। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सी को अपन मानेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। पिछली बार ये आया तो हो सकता है अब की बार है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाए, तो इसमें अपन कैपेसिटेंस को डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वितरित मानते हैं। लेंथ और वोल्टेज ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे नोट्स के अंदर मैंने कई सारे बच्चे आप में से होंगे जो मेरे नोट्स से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से, वो मतलब क्या है कि चीज़ों को मैंने उस हिसाब से लेकर जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब यही चीज़ें जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई है ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, एक पैराग्राफ में आपका डाल देता 20 लाइनों के अंदर बहुत सारा डेटा, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब निकलता नहीं। अपने को उन चीज़ों पे डायरेक्ट फोकस करना है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ना। और इसी हिसाब के कुछ मैंने नोट्स दिए है। हाँ, सिविल वाले बच्चे हो चाहे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो इस नोट से पढ़ाई कर ही रहे हैं।
है ना। और किसी की इच्छा हो, ये हिंदी लैंग्वेज के नोट्स हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के सामने ज़्यादा कंटेंट की प्रॉब्लम आती है, तो पूरे डिटेल के अंदर ये नोट्स आपको मिलेंगे। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उससे भी ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सअप करके, है ना, हमारे ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया, थर्मोकपल एमीटर का कार्य सिद्धांत मुख्य रूप से किस पे आधारित है। तो थर्मोकपल एमीटर का कार्य सिद्धांत होता है सीबेक प्रभाव पे आधारित। सीबेक प्रभाव ये बोलता है कि जब दो असमान कंडक्टर को अगर अपन जोड़ेंगे ना, असमान का मतलब ये है कि दो अलग अलग मटेरियल का मान लीजिए कि ये अपना कॉपर का है, ये अपना एल्यूमिनियम का है, तो इनके जॉइंट को अगर अपन गर्म करेंगे ना, तो उसके बाद में इन दोनों सिरों के बीच में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, यही होता है सीबेक प्रभाव। तो थर्मोकपल प्रकार का एमीटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। 18 नंबर में दिया है, किसी इलेक्ट्रोलाइट से धारा प्रवाहित होने पर मुक्त हुए वास्तविक द्रव्यमान और उसके बाद में फैराडे के नियम के अनुसार मुक्त हुए सैद्धांतिक द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं। यानी कि एक तो प्रैक्टिकल में जो द्रव्यमान हटता है जब अपन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में परत चढ़ाते हैं मटेरियल की, तो वहाँ पे अपन ये फैराडे का नियम है उसको काम में लेते हैं। एक्चुअल में कितना मटेरियल दूसरे इलेक्ट्रोड पे शिफ्ट हुआ है और नियम बताता है उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो उनका जो रेशियो होता है वो धारा दक्षता यानी कि करंट एफिशिएंसी कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, खालिस्तान का उद्देश्य वायु अंतराल में सही प्रवाह घनत्व वितरण करना है। ठीक है, यानी कि प्रवाह घनत्व यानी कि प्रवाह का यहाँ पे मतलब है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स घनत्व का सही वितरण कौन करता है, तो मोटरों के अंदर जो स्टेटर होते हैं ना, वहाँ पे पोल शू लगे रहते हैं। यहाँ पे तो जूते लिख दिए डायरेक्ट, जूते तो अपना काम भी नहीं लेते, पोल शू होता है वो, है ना। जैसे कि अपना स्टेटर होगा किसी भी मोटर का, तो वो कुछ इस हिसाब से उसके अंदर पोल लगे रहते हैं ना। मान लीजिए कि 2 पोल मशीन, तो उसके अंदर ये जो आगे पोल के साथ में जुड़ी रहती है ना, इनको बोला जाता है पोल शू, है ना। रिविट्स के माध्यम से कसे रहती है ये पोल के साथ में ये वाले। ठीक है, तो इनका काम ये होता है कि फ्लक्स है उनको मतलब क्या है कि समान रूप से वितरित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, उपरोक्त चित्र द्वारा कौन सा आदर्श आश्रित स्रोत दर्शाया गया है, यानी कि आइडियल डिपेंडेंट सोर्स है ये, तो कौन सा है। 4 प्रकार के होते हैं वैसे अगर अपन देखें तो। देखिए करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स होगा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होगा। 4 प्रकार के होते हैं। ये जो दिया गया है ना, ये आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। ठीक है, सोर्स में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सोर्स है, तो करंट सोर्स होगा तो इसमें आपको इस प्रकार से करंट का निशान दिखेगा। वोल्टेज सोर्स होगा तो इसके अंदर आपको यानी कि गोल इस प्रकार से किया रहेगा, उसके अंदर प्लस माइनस लगे रहेंगे, तो समझ जाना कि वो वोल्टेज सोर्स का है। उसके बाद में कंट्रोल्ड किससे हो रहा है इसका आपको कैसे पता चलेगा, तो जो धारा कंट्रोल होगा ना, करंट कंट्रोल, तो उसमें तो आपको इस हिसाब से करंट का सिंबल मिलेगा। वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा तो उसमें डायरेक्ट आपको इस हिसाब से प्लस और इस हिसाब से माइनस ये देखने को मिलेगा, तो आप समझना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसमें आए या फिर किसी अदर एग्जाम में आए, ये चीज़ें आने वाली है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अल्टरनेटरों के विनियमन के पूर्व निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी विधि गैर मुख्य पोल मशीनों के लिए मान्य नहीं है, तो प्रत्यक्ष लोडिंग विधि, है ना, डायरेक्ट लोडिंग विधि अपन इसको बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, भट्टी के तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल का उपयोग किसका एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर यानी कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, खालिस्तान का मान केवल साइनोसोडल प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1.1 होता है, तो साइनोसोडल जो वेव होती है ना एसी की, उसका फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.1 होता है। ठीक है, और उसके बाद में स्क्वायर वेव जो होती है, स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। ट्रेंगुलर वेव जो होती है उसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.15, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसी के लिए सही है। पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है, बिल्कुल नहीं होता। एक तार के साथ स्थिर चुंबक उत्पन्न होता है, नहीं, कम से कम 2 तार। और धारा का परिमाण स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, टाइम के साथ में बदलता रहता है। और प्रतिबाधा एक निष्क्रिय पैरामीटर है, तो हाँ, इम्पीडेंस होता है वो एक निष्क्रिय यानी कि पैसिव एलिमेंट होता है, पैरामीटर होते आपका रेजिस्टेंस हो, आपका
इंडक्टर और कैपेसिटर होगा वो आपके एक्टिव होंगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए, संपूर्ण एसी चक्र में औसत बिजली हानि किसके द्वारा दी जाती है? तो वो हो गया आपकी वी आई कोस फाई, यानी कि एसी के अंदर पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है। अगर डीसी यहाँ पे मेंशन कर देते तो उस दशा के अंदर वी इंटू आई अपन कर देते। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, 26 नंबर में दिया है, किस प्रकार की मोटर में मुख्य वाइंडिंग में प्रतिरोध कम लेकिन प्रतिक्रिया अधिक, ठीक है, मेन वाइंडिंग में, जबकि शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक और प्रतिक्रिया कम होती है, तो स्प्लिट फेज मोटर होती है, यानी कि एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये केस होता है। यानी कि स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है ना, केवल मोटर को स्टार्ट करती है, इसलिए लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग का टॉर्क ज़्यादा हो। स्टार्टिंग का टॉर्क ज़्यादा कब होगा? जब उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना। अभी टॉर्क होता है ना, वो समानुपाती होता है रेजिस्टेंस के, तो इस प्रकार की वाइंडिंग लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में अपने को टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा, और बाद में जो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, उसका प्रतिरोध कम रखेंगे ताकि करंट है उसका कंजप्शन कम हो, पावर लॉसेज कम होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, आमतौर पर 400 केवी सब स्टेशनों में बे एक्सटेंशन के लिए उपयोग किए जाने वाले और कम त्वचा प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट वाले कंडक्टरों के प्रकार को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के कंडक्टर जिनमें स्किन इफेक्ट कम होता है तो वो खोखले कंडक्टर होते हैं। यानी कि स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हाई टेंशन वाली जो लाइनें होती है ना, उनमें करंट का मान कंडक्टर की सरफेस पे ज़्यादा हो जाता है। सरफेस से अंदर की तरफ जब जाएंगे ना, सेंटर की तरफ कंडक्टर के, तो धारा का मान कम होता जाएगा। तो एक्चुअल में करंट प्रवाह होने के लिए जो उसका एरिया होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि केवल सरफेस से ही प्रवाहित हो रही है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पावर लॉसेज ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि खोखला कंडक्टर काम में लेंगे, क्योंकि स्किन इफेक्ट होता है वो कंडक्टर के डायमीटर यानी कि व्यास के समानुपाती होता है ना। तो सॉलिड लेंगे तो उसका व्यास ज़्यादा होगा, तो त्वचा इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। खोखले कंडक्टर के अंदर केवल सरफेस ही होगी, उसमें से करंट जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। और स्किन इफेक्ट है वो मेनली फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए आप, नेटवर्क विश्लेषण के लिए नॉर्टन के प्रमेय को निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किस में रखा जाता है नॉर्टन को? तो नेटवर्क के कटौती विधि के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 29 है, तापमान मापने वाला उपकरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो तापमान नहीं मापता है? ये भी मापेगा, थर्मोकपल भी मापेगा, पायरोमीटर भी मापेगा। मैनोमीटर होता है ये दबाव मापने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि पाइपलाइन हो गई, गैस वाली लाइन हो गई, तेल वाली लाइन हो गई, है ना, तो उनके लिए अपन मैगोमीटर काम में लेंगे, ये दबाव मापता है। जैसे कि तेल वाली लंबी दूरी के लिए जो पाइपलाइनें होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उनमें चेक किया जाता है इसी मीटर से कि कहीं प्रेशर कम तो नहीं हो गया। अगर दबाव कम होगा जिसका मतलब है कि लाइन कहीं से फूट गई या किसी ने लीकेज करवा लिया, है ना, लिक्विड निकालने के लिए, है ना। पेपर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम लेवल का है, लेकिन चीज़ें वही है कि भाई आप ऐसे सोचते हो कि 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, तो इतने बड़े आप सपने रखते हो जेई जैसे, तो आपको पढ़ाई थोड़ी समर्पित भाव से करनी पड़ेगी। एक बार पढ़ाई कर लोगे अच्छी से, मेहनत एक बार की है, और लाइफ आपकी पूरी की पूरी लाइफ बन जाएगी, यानी कि उम्र भर के लिए आपकी एक तरीके से रोटी है, अच्छी इज्जत के साथ वाली। तो पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और भर्तियाँ जो भी आती है सभी के बारे में अपडेट मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, रोजाना किसी न किसी भर्ती का नोटिफिकेशन वहाँ पे मैं डालता हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो बच्चे अभी तक ऐड नहीं है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे अपडेट हो, चाहे गाइडेंस की बात हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की बात हो, चाहे कंटेंट की बात हो, है ना, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे कोर्सेज की बात हो, हर एक चीज़ अच्छे से अच्छे देने की मैं कोशिश करता हूँ। बस वही है कि एग्जाम में वास्तव में वो चीज़ काम आएगी जो आप क्या करके जा रहे हो, है ना। कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ करके टॉप भी कर सकता है, और कोई बच्चा मेरे से पढ़ के फेल भी हो सकता है। तो वही है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्थिर लाभ एम्पलीफायर सर्किट कौन सा है? तो उल्टा एम्पलीफायर, इसका मतलब है इन्वर्स एम्पलीफायर जिसको बोला जाता है। इन्वर्स एम्पलीफायर जो होता है उसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, इसलिए इसका गेन होता है ना, जो लाभ अपन बोलते हैं, लब्धि जिसको बोला जाता है, तो इन्वर्स एम्पलीफायर का हमेशा ऋणात्मक ही आता है, ठीक है। और ऋणात्मक लब्धि होती है ना, जो गेन होता है, उसका फायदा ये होता है कि एम्पलीफायर या फिर अपन बोले उसका जो आउटपुट है वो स्टेबल ज़्यादा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर इज ट्रू?
तो कोर इज यूजुअली बिल्ट अप विद द लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर है वो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से अपन बनाते हैं, 0.5 mm के आसपास में होती है। सिलिकॉन स्टील की इसलिए अपन बनाते हैं ताकि एडी करंट उसके अंदर कम से कम हो। 32 भूमिगत प्रणाली की तुलना में ओवरहेड वितरण प्रणाली के लिए कथन की पहचान करें, यानी कि फायदा क्या है। तो ओवरहेड प्रणाली में धारा वहन की क्षमता ज़्यादा होती है केबल की तुलना में। अंडरग्राउंड केबलों के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, कैपेसिटी इफेक्ट हो जाता है, तो लंबी दूरी में वो काम ही नहीं करती। चलिए प्रश्न नंबर 33, निर्माण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी एक वितरण प्रणाली है। तो निर्माण के आधार पर दो ही होती है वितरण प्रणाली, ओवरहेड हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये सारी की सारी कनेक्शन के आधार पे है, रिंग हो गई, रेडियल हो गई, अंतर संबंध प्रणाली हो गई। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व वक्र होता है। अनुचुंबकीय मतलब है कि जो मतलब क्या है कि लोह चुंबकीय अगर अपन बोले तो उनका होता है मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा, है ना, इस हिसाब से इस प्रकार का वक्र होगा अनुचुंबकीय पदार्थों का। 35 है, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का नुकसान बड़े पैमाने पर टैंक की दीवार और कंडक्टरों में भंवर धाराओं को प्रेरित करने वाले रिसाव क्षेत्र के कारण होता है। तो इसका मेन कारण होता है भार हानि, है ना। जो करंट होगी ना वो भार बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉसेज बढ़ेंगे, उसके अंदर एडी करंट है उसका मान है वो भी बढ़ता जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्रोतों और प्रतिरोधों से युक्त किसी भी रैखिक यानी कि लीनियर द्विपक्षीय दो टर्मिनल नेटवर्क यानी कि बाइलेटरल नेटवर्क को एक समकक्ष सर्किट के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें प्रतिरोध के समांतर में एक वर्तमान स्रोत है यानी कि करंट स्रोत है। इसकी कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्रोत है, बहुत सारी रेजिस्टेंस से जुड़े हुए एक सर्किट है, तो उसको अपने को एक सिंगल मतलब क्या कि करंट सोर्स और रेजिस्टेंस के रूप में अपने को व्यक्त करना है। तो वो मान लीजिए कि एक करंट सोर्स है, इस हिसाब का एक करंट सोर्स हो गया, ये करंट सोर्स है और इसके समांतर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये किस केस में आता है, ये कौन बताता है, ये नॉर्टन प्रमेय के अनुसार, ठीक है। उसके बाद 38 में देखो, विद्युत तापन के घरेलू अनुप्रयोग की पहचान करें। तो इनमें से विद्युत स्त्री है, घरेलू अनुप्रयोग है विद्युत का। 39 है, जब कंडक्टर 11 kV लाइनों में डेल्टा निर्माण में होती है तो क्या प्रदान किया जाता है। भी ओवरहेड लाइनों के जो कंडक्टर होते हैं, डेल्टा निर्माण का मतलब है क्षैतिज रूप में भी डेल्टा निर्माण हो, चाहे क्षैतिज में हो, भी 3 कंडक्टर होते हैं उनमें, है ना। 3 कंडक्टर होते हैं, 2 साइडों में लगे रहते हैं, एक सबसे ऊपर होता है, इस हिसाब से होता है ना, इस हिसाब से होता है। तो एक तरीके से ये एक डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं। डेल्टा निर्माण की सिचुएशन में हो, चाहे ये क्षैतिज में लगे हुए, तो अपने को इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रेडल गार्ड का उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी कंडक्टर टूट के नीचे नहीं गिरे। क्रेडल व गार्ड जो होता है ना, इस प्रकार से इनके नीचे एक गार्डिंग की होती है जीआई वायरों की, है ना, ताकि, और उसके बाद में इसको अर्थ के साथ में संयोजित किया जाता है। कोई भी कंडक्टर टूट के इनके ऊपर गिरेगा तो अर्थिंग हो जाएगा, तो उसके बाद में उन्हें पीछे से जो वीसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी या फिर फ्यूज उड़ जाएगा, तो क्रेडल गार्ड का उपयोग करेंगे। 40 नंबर है, निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर के लिए एक उदाहरण की पहचान करें। निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर का उदाहरण है रैखिक परिवर्तनीय विभेदक ट्रांसफॉर्मर यानी कि LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसका काम क्या होता है, ये लीनियर जो मोशन होता है ना, जो गति होती है, दूरी होती है ना, उसको वोल्टेज के अंदर चेंज करती है। LVDT का ये काम होता है। प्रश्न नंबर 41 है, ऊंची छत वाले कमरों के लिए सबसे उपयुक्त बिजली योजना की पहचान करें जहां उच्च स्तर की समान रूप से वितरित रोशनी वांछनीय हो। बिजली योजना अगर अपन बोलें या फिर इल्यूमिनेशन टाइप का अगर अपन बात करें तो 4 प्रकार की होती है। डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, 4 प्रकार की होती है। डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष। तो बड़े जो कमरे होंगे यानी कि जिनकी हाइट ज़्यादा होगी तो उनके लिए अपन किस बिजली व्यवस्था का काम में लेंगे, अर्ध प्रत्यक्ष बिजली व्यवस्था। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रत्यक्ष बिजली व्यवस्था होगी ना, उसके अंदर तो इस हिसाब से लैंप लगा रहेगा, इस प्रकार से लैंप जुड़ा रहेगा, यानी कि सारी की सारी रोशनी है वो नीचे की तरफ आएगी। यानी कि डायरेक्ट के अंदर तो क्या होगा कि 90% रोशनी नीचे आएगी और 10% रोशनी है वो इधर उधर जाएगी, साइडों में जाएगी। अब अर्ध प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि सेमी डायरेक्ट, यानी कि उसमें क्या होगा कि यही चीज़ है वो इसको थोड़ा सा मतलब क्या है कि गोल हो जाएगी यहाँ से इधर से,
इस हिसाब से हो जाएगा, बल्ब का जो साइज होगा वो इस हिसाब से हो जाएगा। तो साइडों के अंदर भी रोशनी जाएगी, क्योंकि कमरा बड़ा है तो साइडों में भी रोशनी चाहिए। तो अर्ध प्रत्यक्ष व्यवस्था के अंदर 60 से लेकर के 90% ये तो आएगी नीचे की तरफ रोशनी, ठीक है। और आपका हो गया 10 से लेकर के 40% जो रोशनी है वो जाएगी साइड में, है ना, ताकि रूम बड़ा है तो साइडों में भी रोशनी रहेगी। तो हाइट ज़्यादा हो तो वहाँ पे अपना अर्ध प्रत्यक्ष बिजली व्यवस्था का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग प्रवाहकीय सामग्री की आयताकार पट्टियों का उपयोग करती है ना। और इस प्रकार का कुंडल निर्माण आमतौर पर कम वोल्टेज वाइंडिंग के लिए अपनाया जाता है ना। तो ये होती है आपकी पेचदार वाइंडिंग, या फिर इसका दूसरा नाम अपन बोलते हैं हेलिकल वाइंडिंग भी जिसको बोला जाता है ना। कम वोल्टेज के लिए, यानी कि जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होंगे कम वोल्टेज साइड के अंदर इसका उपयोग करेंगे, और करंट रेटिंग होगी वो हाई होगी इसकी, है ना, हाई करंट, यानी कि कम वोल्टेज और हाई करंट के लिए अपन हेलिकल वाइंडिंग का उपयोग करेंगे बड़े ट्रांसफॉर्मरों में। प्रश्न नंबर 43 देखो, डबल लेयर एसी वाइंडिंग के प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार है। तो डबल लेयर वाइंडिंग किसको बोला जाता है। डबल लेयर वाइंडिंग इस प्रकार की वाइंडिंग को बोला जाता है जिसमें प्रत्येक स्लॉट के अंदर वाइंडिंग की 2 साइडें आ रखी हो और दोनों साइड किसी दूसरी क्वाल की हो, उसको बोलेंगे डबल लेयर वाइंडिंग। तो एक प्रकार है उसका फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। फ्रैक्शनल स्लॉट का मतलब ये है कि प्रति पोल प्रति फेज स्लॉट की संख्या वो भिन्न के अंदर आए, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्लॉट की संख्या 25 है और प्रति फेज प्रति पोल, यानी कि मान लीजिए कि 4 पोल है उसके अंदर और 3 फेज है, तो यहाँ पे स्लॉट की संख्या कितनी आएगी 25/12 आप करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगी। तो ये फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग जिसको अपन बोलेंगे, यानी कि वैल्यू पर जो स्लॉट होंगे ना प्रति पोल प्रति फेज जो अपने भिन्नों के अंदर आए तो उसको अपन फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग बोलेंगे। 44 देखो, का उपयोग विभिन्न वोल्टेज स्रोतों के साथ श्रृंखला या समांतर शाखाओं वाले सर्किट का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो सुपरपोजिशन प्रमेय का उपयोग करेंगे, जहां पे बहुत सारे वोल्टेज सोर्स होंगे और बहुत सारे शाखाएं होंगे, उनके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम होगी। और ध्यान रखना सुपरपोजिशन थ्योरम है वो केवल और केवल लीनियर नेटवर्क के अंदर अप्लाई होती है। वोल्टेज और करंट का तो मान ये दे देती है, लेकिन पावर की गणना अपन सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से नहीं कर सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। पावर की गणना नहीं कर सकेंगे अपन इसके जरिए। 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल डीसी के लिए उपयोग किया जाता है। तो गतिमान कुंडलन यानी कि मूविंग कॉइल, है ना। अपन ने पीछे देखा था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो उसके साथ में मिलता जुलता ही है। 46 देखो, इंसुलेशन पर विद्युत तनाव किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो किसके द्वारा, जो अपनी कोई केबल हो गई या फिर वायर हो गई, उसको इंसुलेशन पे तनाव उत्पन्न नहीं होगा, तो स्थायी ओवर वोल्टेज। 47 देखिए, एक बड़े एलवी ट्रांसफॉर्मर के लिए, यानी कि बड़ा ट्रांसफॉर्मर के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसे छोटे खंड अधिक मोड़ चरण की आवश्यकता होती है। तो डेल्टा कनेक्शन वो बड़े ट्रांसफॉर्मर होंगे उनके लिए अपन एलवी के लिए अपन लो वोल्टेज के लिए अपन काम में लेंगे डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा का नुकसान ये है कि यहाँ पे अपने को न्यूट्रल नहीं मिलता है। और फायदा डेल्टा कनेक्शन का ये होता है कि इसकी आकृति डेल्टा के कुछ इसी हिसाब से होती है। तो सप्लाई के अंदर जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है जो डिस्टोर्शन उत्पन्न करता है, तो वो क्या करेगा, डेल्टा के अंदर ही घूमता रहेगा, जो कि सप्लाई के अंदर नहीं जाएगा। तो ये इसका एक फायदा होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि अपने को न्यूट्रल नहीं मिलता, तो अनबैलेंस लोड होते तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, एक बड़ी इमारत में 30 वाट के 34 बल्ब है, ठीक है। 30 वाट के 34 बल्ब है, 80 वाट के 6 बल्ब है, 80 वाट के 6 बल्ब है, 1 किलोवाट का एक हीटर है ना। 1 किलोवाट का एक हीटर का मतलब है कि 1000 वाट हो गया। विद्युत मेन का वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज दिया है। भवन के मुख्य फेज की न्यूनतम क्षमता कितनी होगी, यानी कि कितना एम्पियर का अपने को फ्यूज लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो पावर अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 3 3 9 और 10, 1020 हो गया, और 8 6 48, 480 हो गया, और ये हो गया 1000, है ना। तो आपका लगभग आ जाएगा 2500 वाट, है ना। पावर है वो 2500 वाट है। तो एम्पियर अगर अपन निकालेंगे तो P बराबर होता है अपना V × I, है ना। वैसे तो पावर फैक्टर cos⁵ भी मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका जिक्र नहीं किया, तो लगभग अपन इसका मान है वो 1 ही लेके चलते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
है ना। तो पावर कितनी दी गई यहाँ पे 2500 वाट है यहाँ पे टोटल। वोल्टेज सप्लाई वाला दिया गया 220 वोल्टेज और ये आपका करंट की वैल्यू है। तो I बराबर 2500 बटे 220 है ना। तो आप इसके अंदर डिवाइड भाग करके देख लीजिए 11 पॉइंट और समथिंग आएगा ना, यानी कि लगभग 11 से लेकर के 12 के बीच में आएगा। राइट आंसर इसका 12 दिया है। कुछ नहीं करना, VI का फॉर्मूला है, पावर कैलकुलेट करो, वोल्टेज दे रखा है, धारा आ जाएगी, आपका करंट आ जाएगा। जितनी करंट है उतनी एम्पियर का अपने को फ्यूज लगाना पड़ेगा। 49 देखो, एन टाइप अर्धचालक के लिए शुद्ध अर्धचालक में जोड़े गए परमाणुओं में से एक की पहचान करें। यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो अपने शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें अपन डोपिंग करते हैं, है ना, कुछ मटेरियल अपन मिलाते हैं, उससे अपन पी टाइप का और एन टाइप का अर्धचालक पदार्थ बनाते हैं। तो एन टाइप का जो अपन पदार्थ बनाएंगे, अर्धचालक बनाएंगे, उसमें कौन सा मटेरियल के शुद्धि मिलाएंगे? तो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गई, है ना, और फास्फोरस हो गया, इन सब की मिलाएंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस जिसको बोला जाता है, इनकी मिलाएंगे। एन टाइप होता है, इसके अंदर पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन सी? पंचसंयोजी, ठीक है। और पी टाइप होगा, उसके अंदर त्रिसंयोजी मिलाई जाएगी, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी, ठीक है। और इसको बोला जाता है दाता प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। और पी वाला होगा वो ग्राही प्रकार का अर्धचालक होगा। देखो प्रश्न नंबर 50 देखिए, एम्पियर घंटा और वाट घंटा मीटर जिसे मापने वाले उपकरण को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में लिया जाता है? पहले ही मैंने बताया, उपकरणों का एकीकरण। एकीकरण का मतलब है इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी, एक इंटीग्रेटेड टाइप का हो गया और एक आपका हो जाएगा सूचक प्रकार का, है ना, इंडिकेटिंग टाइप, ठीक है। एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप, है ना। इंडिकेटिंग वोल्टमीटर हो गया, है ना, और एमीटर हो गया जो केवल उसी क्षण की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मान दर्शाएंगे। रिकॉर्डिंग वाले होंगे एक ग्राफ पेपर पे अपने को टाइम के हिसाब से 10 बजे 11 बजे जब का चाहेंगे तब का देख सकते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू इसमें नहीं देख पाएंगे, केवल इंटीग्रेटिंग में ही देख पाएंगे। और जैसे कि अपना एम्पियर आवर मीटर है या वाट घंटा मीटर है, वो अपने इंटीग्रेटेड टाइप के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपने 50 प्रश्न है BSF JEE के 2023 के पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है आपके उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मीडियम लेवल का पेपर है। आप यहाँ पे अच्छे नंबर बना सकते हो अगर ठीक ठाक पढ़ाई करते हो, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री वगैरह जो भी की हुई है टेक्निकल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साल भर हर एक सरकारी तकनीकी भर्ती के बारे में वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।